मैं मोर सिंह मीना, कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज नीम का थाना। आज बीए पार्ट सेकंड का संतलतकालीन इतिहास, जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है, जिसके दो भाग है, संतलतकालीन इतिहास और मुगलकालीन इतिहास। उसमें संतलतकालीन इतिहास जो चल रहा था, उसमें जो अगला जो टॉपिक है, हमने मोहम्मद गौरी कर लिया, कुतुबुद्दीन ऐबक कर लिया। आज हम इल्तुतमिश, जो उसका उत्तराधिकारी है, उस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो इल्तुतमिश शमसी वंश का था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको खरीदा था। इसकी ये तुर्क अमीर था। इसके जीवन की शुरुआत मोहम्मद गौरी के समय अमीर उल उमरा पद से हुई थी। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बंदायूं का सूबेदार नियुक्त किया था और अपनी पुत्री का विवाह भी किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में हुई थी। 1210 में उसकी मृत्यु के बाद ये शासक बना था। शासक बनने को लेकर विद्वानों में विवाद है कि उसकी मृत्यु के बाद दो उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक के बने। एक आराम शाह, जो लाहौर से शासन कर रहा था, कुछ इतिहासकार उसको पुत्र बताते हैं, और दूसरा उसका दामाद इल्तुतमिश, जो बदायूं का सूबेदार था, जिसे दिल्ली की जनता ने दिल्ली के सिंहासन पर बिठा दिया। बाद में आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच 1211 में युद्ध हुआ, जिसमें इल्तुतमिश ने आराम शाह को हरा दिया। जड़ नामक स्थान पर बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी, और 1210 में वो शासक बना और 1236 तक शासक रहा। शमसुद्दीन, पूरा नाम उसका है इल्तुतमिश का, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। उसका शासनकाल है 1210 से 30 अप्रैल 1236 तक। इसके पूर्ववर्ती शासक आराम शाह रहा था, उत्तरवर्ती रुकुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है। इसकी पत्नी शाहतुर्कान थी। इसके जो बच्चे हुए संतान, उनके नाम है नासिरुद्दीन महमूद, रुकुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, मुइजुद्दीन बहराम। ठीक है। ये ममलुक सुल्तान वंश का संस्थापक था। जब इल्तुतमिश शासक बना तो उसके सामने प्रमुख जो कठिनाई थी, उसके सामने तीन बड़े प्रतिद्वंदी थे। पहला तो प्रतिद्वंदी था ताजुद्दीन यल्दौज, दूसरा नासिरुद्दीन कुब्बाचा, और तीसरा अली मर्दान। जो ताजुद्दीन यल्दौज था वो गजनी का शासक था और उसने गजनी पर अधिकार कर रखा था, लेकिन ऐबक ने गजनी से दिल्ली को स्वतंत्र कर लिया था। लेकिन ऐबक के मरने के बाद जब इल्तुतमिश शासक बना तो यल्दौज ने दोबारा दिल्ली पर नियंत्रण करने की कोशिश की। इस कारण यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच तराइन नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें यल्दौज को इल्तुतमिश ने हरा दिया, और उसके बाद गजनी के शासक यल्दौज ने या अन्य किसी शासक ने दिल्ली पर अधिकार करने की कोशिश नहीं की, और इस प्रकार दिल्ली को गजनी से पूर्णतः स्वतंत्रता इल्तुतमिश ने दिलाई। दूसरा जो प्रतिद्वंदी था वो था नासिरुद्दीन कुब्बाचा। कुब्बाचा पंजाब, सिंध, उच्च इस क्षेत्र पर शासन कर रहा था। इसने भी इल्तुतमिश को के राज्य पर अधिकार करने की कोशिश की, इसलिए दोनों के बीच 1217 में मसूरा नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें नासिरुद्दीन कुब्बाचा को इल्तुतमिश ने हरा दिया, लाहौर पर अधिकार कर लिया, सिंध, मुल्तान, उच्च पर भी अधिकार कर लिया। लेकिन इसी समय मंगोल आक्रमण हो गया, इसलिए उसका पूर्ण दमन नहीं कर पाया। बाद में मंगोल आक्रमण की समस्या को हल करने के बाद 1227 में और 1228 में इसने इल्तुतमिश ने नासिरुद्दीन कुब्बाचा को हराया और सिंधु नदी में डूब कर मरने के लिए मजबूर कर दिया। ये था। तीसरी समस्या वो थी इल्तुतमिश के सामने बंगाल का शासक अली मर्दान था। अली मर्दान की मृत्यु 1225 में हो गई, तो वहाँ का शासक उसका पुत्र इसामुद्दीन एवाज बना। इसामुद्दीन एवाज को इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन महमूद ने 1226 में हरा दिया और लखनऊ पर अधिकार कर लिया। 2 वर्ष तक 1229 तक वो शासन करता रहा, उसकी मृत्यु हो गई। तब वहाँ का गवर्नर इख्तियारुद्दीन बल्ख खलजी को नियुक्त किया। इख्तियारुद्दीन बल्ख खलजी ने 1223 में विद्रोह कर दिया, इल्तुतमिश उसका दमन कर दिया और दिल्ली सल्तनत में बंगाल को मिला लिया। उसके बाद इल्तुतमिश ने विजय अभियान जो आरंभ किए वो
रणथंभौर पर अधिकार किया 1226 में, परमाणु राजधानी मंदौर पर 1227 में, और 1231 में ग्वालियर पर अधिकार किया, चंदेलों पर अधिकार 1233 में किया, 1234 में उज्जैन भिलसा को जीता। लेकिन नोट करने लायक बात यह है कि 1227 में इल्तुतमिश ने मेवाड़ की राजधानी नागदा पर आक्रमण किया, भूतला का युद्ध हुआ, लेकिन मेवाड़ के शासक जयतर सिंह ने इसको हरा दिया था। ये इसकी विजय बयान के वादा है। इसके अलावा उसने मंगोल साम्राज्य सल्तनत साम्राज्य की रक्षा मंगोल आक्रमण से भी की। वो इस प्रकार से की कि चंगेज खां जो उसमें मंगोल शासक था वो जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए भारत आया। जलालुद्दीन मकबरनी ख्वारिज़म शाह का पुत्र था और मध्य एशिया का गजनी इस क्षेत्र का शासक था। वह चंगेज खां की बेटी से प्रेम करता था, इसलिए जलालुद्दीन मकबरनी के राज्यों को नष्ट करता हुआ चंगेज खां भारत में आया और भारत में इल्तुतमिश से सहायता मांगी। लेकिन उससे पहले ही चंगेज खां ने इल्तुतमिश के पास अपना राजदूत भेजा था कि मकबरनी की सहायता नहीं करना, इसलिए इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मकबरनी की सहायता नहीं की। और उल्टा जब वो मकबरनी भारत की तरफ आया तो सेना ने कि इल्तुतमिश भी गया सिंधु नदी के पास, इससे मकबरनी वापस लौट गया। और इस प्रकार जो चंगेज खां मंगोल आक्रमण था उससे इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की रक्षा की, क्योंकि वो भी उसके पीछे पीछे वापस लौट गई। तो ये एक उसकी बड़ी उपलब्धि थी 1227 में। ये थी प्रमुख समस्याएं बाहर की, लेकिन आंतरिक समस्याएं भी थी। आंतरिक समस्याएं ये थी, उसके सामने कठिनाई ये थी कि जब इल्तुतमिश शासक बना तो उसमें दो सरदारों के दल प्रमुख थे। एक तो मुयूजी जो मोहम्मद गोरी के सरदार थे, उन्होंने इल्तुतमिश के खिलाफ विद्रोह कर दिया, स्वीकार नहीं किया। दूसरे कुलबी ये कुतुबुद्दीन ऐबक के सरदार थे। इन दोनों का दमन करने के लिए और इन पर नियंत्रण करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक नई व्यवस्था लागू की और इसके तहत उसने अपने विश्वास पात्र सरदारों लगभग 40 या उससे कम गुलाम सरदारों को एक गुट संगठन बनाया और जिसका नाम तुर्कान ए चेहलगानी नाम दिया, जिसे चरगान भी कहा जाता है। और इस संगठन को प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासन चलाने के काफ़ी अधिकार दिए। ये इल्तुतमिश के समय इसने प्रशासन में बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के समय इसने नियंत्रण करने की कोशिश की और ये इल्तुतमिश के साम्राज्य की स्थापना में, विकास में मदद दिया। तो बाद में उसको अंत करने में इस चरगान ने या तुर्कान चेहलगानी ने प्रमुख भूमिका निभाई। ये जो तुर्कान या चेहलगानी थे, इसने प्रशासनिक व्यवस्था का कार्य मुख्य रूप से किया और इसके तहत इन्होंने इल्तुतमिश ने प्रशासन को ठीक करने के लिए एकता व्यवस्था स्वीकार की। एकता वो था जो सैनिकों को उनकी सैनिक सेवा के बदले में वेतन नगद न देकर जमीन भूखंड दिया जाता था, जिससे कि उसका प्रशासनिक व्यवस्था चलाएं और एक निश्चित हिस्सा राजस्व का केंद्र सरकार को भेजें और शेष अपने पास रखें, फवाइजिल अपने पास रखें। ये व्यवस्था उसने की थी। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ करने के लिए इल्तुतमिश ने 1229 में बगदाद के खलीफा से खिल्लत का प्रमाण पत्र प्राप्त किया, जिसमें इसे सुल्तान ए आजम महान शासक कहा गया और इसके क्षेत्र को वेद घोषित उसने कर दिया और उसके वंश को वंशानुगत, उसके पद को सुल्तान को वंशानुगत बना दिया और खिल्लत भी दी और नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि धारण की। इस कारण इल्तुतमिश इसके बाद दिल्ली सल्तनत का वेद या वास्तविक संस्थापक हो गया, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक वेद और वास्तविक शासक नहीं था। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सुधार करते हुए इल्तुतमिश ने सिक्कों के क्षेत्र में सुधार किया। उसने दो नए प्रकार के सिक्के अरबी के चलाए, जिसमें एक चांदी का सिक्का था जिसे टंका कहते हैं, जिसमें 175 ग्राम था, और दूसरा तांबे का सिक्का था जिसे जीतल कहते हैं। ये दो सिक्के चले जो आगे तक चलते थे। ये इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इल्तुतमिश की मृत्यु 30 अप्रैल 1236 में दोआ में हो गई बीमार होने से। उसके बाद इल्तुतमिश ने, उससे पहले इल्तुतमिश ने उत्तराधिकारी की समस्या को हल करने की कोशिश की, क्योंकि इल्तुतमिश का जो बड़ा पुत्र था नासिरुद्दीन मोहम्मद, वो 1229 में मर गया था और उसके बाद इल्तुतमिश ने कि और जो पुत्र थे वो अयोग्य थे, इसलिए अपनी पुत्री
रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और एक नई परंपरा की शुरुआत की। ये उसकी बड़ी उपलब्धि थी। इसके अलावा इल्तुतमिश ने कुछ निर्माण कार्य भी किया। इसने कुतुब मीनार जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की थी उसे पूरा करवाया और बंदावी में जामा मस्जिद, नागौर में अतारकिन दरवाजे का निर्माण करवाया, दिल्ली में एक विद्यालय की स्थापना की, एक मकबरा, उसने अपना मकबरा भी बनवाया जो उस प्रकार से मकबरा प्रणाली की शुरुआत की उसने। ये था इल्तुतमिश और ये अध्याय समाप्त होता है और आगे हम कल मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ।